जीएसटी की बड़ी बैठक के बाद आज सरकार और बाजार दोनों ही अब काफी हद तक तैयार दिखते हुए दिख रहे हैं। मार्केट के अंदर तो खैर वॉलेटिलिटी पहले से ही बनी हुई है और आज उसका इम्पैक्ट भी दिखेगा जो सरकार ने 27 आइटम्स पे दरें घटा दी हैं। सरकार ने छोटे कारोबारियों को भी बड़ी राहत दी है। सोने के व्यापारियों को भी बहुत बड़ी राहत मिली है। केवाईसी के नॉर्म्स को बदला गया। 50,000 पे पैन कार्ड नहीं देना होगा, 2 लाख तक ये बिल्कुल छूट हो गई है। तो इन सबके बीच में आज पावर ब्रेकफास्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्हीं चीजों पर रखेंगे ध्यान कि इनसे जुड़े ट्रेड कैसे लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखिए। इस समय 40 अंकों की गिरावट है एसजीएक्स निफ्टी पर। ये ग्लोबल सेंटीमेंट है जिसके बारे में भी अब बात रख रहे थे। डोमेस्टिक सेंटीमेंट है। अभी आप देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। आज स्ट्रेट टाइम्स जो भी बाजार खुले हैं, कुछ बाजार तो उसमें से बंद भी हैं, लेकिन जो भी बाजार खुले हैं उसके अंदर करीब आधे से पौने % तक की ही बढ़त या फिर गिरावट देखने को मिल रहा है। कोई मेजर उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। और क्या हुआ ग्लोबल मार्केट में, संदीप से समझ लेते हैं एक बार और उनसे जानते हैं कि क्या क्या खबरें रही हैं। संदीप बताएं ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड क्या है। काफी मिक्स रुझान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी तो नेगेटिव शुरुआत की इंडिकेशन दे रहा है। 40 पॉइंट के आसपास की कमजोरी है। आज जापान, कोरिया और ताइवान ये कुछ मार्केट्स हैं जो कि बंद है और इंपॉर्टेंट है कि अब जो चाइना के बाजार है वो कैसे खुलते हैं। आज चाइना के काइक्सिन सर्विसेज पीएमआई आंकड़े आने हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसको बाजार काफी कीनली वॉच करेगा क्योंकि चाइना एक हफ्ते के बाद खुल रहा है और वहां पे किस तरह का कारोबार होगा वो देखना काफी अहम होगा। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी, ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला है, उसका भी इंपैक्ट आज एशियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर यह है डिम्पी कि नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट की तैयारी में है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है जिसका इंपैक्ट अगर आप देखें आज एशियन मार्केट्स में भी और फ्राइडे को यूएस के मार्केट्स में भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। और यूएस के मार्केट में शुक्रवार को जो इम्पैक्ट डोमेस्टिकली देखने को मिल रहा था वो था उनकी रोजगार जो आंकड़े आए थे सितंबर में। ऐसा अनुमान था कि करीब 80,000 नई नौकरियां जुड़ेंगी। 33,000 नौकरियां घटी हैं। ये दो जो तूफान आए थे हार्वे और इरमा, उनका इम्पैक्ट जरूर आंकड़ों में देखने को मिला है। लेकिन जो आर्ली वेजेस हैं उनमें करीब आधे % के आसपास की बढ़त आई और जो बेरोजगारी दर है उसमें कमी देखने को मिली है। 16 साल के निचले स्तर पर वो निकल के सामने आई है, जिस वजह से एक बार फिर से जो रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन है यूएस के मार्केट्स में वो बढ़ने लगी है। तो उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट्स में नेगेटिव साइड पे देखने को मिल रहा था। यूरोपियन मार्केट्स में मिक्स बंद हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए जो सेटअप है आज ग्लोबल मार्केट्स का काफी मिला जुला नजर आ रहा है और इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी तो कमजोर शुरुआत की इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी कमजोर शुरुआत दे रहा है, लेकिन ठीक है आपके पास ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे तो काफी बड़े ट्रिगर्स हैं। जरा एफआईआई डीआईएस का कामकाज भी देखिए, उसके बाद आज के मेहमान से जुड़ते हैं, आउटलुक भी आपके सामने रखते हैं। संदीप शुक्रिया आपका इस बीच ये ग्लोबल मार्केट का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने रखने के लिए। एफआईआई का कामकाज फिर से बिकवाली भरा ही रहा। 1000+ करोड़ रुपए की उनकी तरफ से बिकवाली हुई है। जैसे जैसे मार्केट के 10,000 के लेवल के आसपास पहुंचते हैं ना, आप यकीन मानिए बाजार के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होने लगता है कि जहां से बाजार वहां से कमजोर हो जाता है। ये एक महज इत्तेफाक भी हो सकता है और ये सोचा समझा एक ट्रेड भी हो सकता है। लेकिन एफआईआई की तरफ से फिर से क्वांटम बढ़ गया। ये 1000 करोड़ का आंकड़ा आ गया। पिछले 2 दिन जब बाजार चल रहा था, पुल बैक दिख रहा था, 1000 करोड़ से हम नीचे थे। डीआईएस का कामकाज भी अगर आप देखेंगे तो 1200+ करोड़ रुपए की खरीदारी उनकी तरफ से हुई है। तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। इस बीच एसएलआर भी घटा दिया आरबीआई ने। तो लिक्विडिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्विस सिस्टम में, सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन और एक सोच की बात है कि भारतीय बाजारों को अभी लगातार एफआईआई की चिंता ऐसी बनी हुई है कि वो भारतीय बाजारों में कंफर्ट जोन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते एक बार जगदीश शक्कर जी से जुड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं आज बाजार कैसे चलेगा। जगदीश जी शुक्रिया। आज मार्केट की रेंज क्या है सर? से अभी सिंगापुर निफ्टी बता रहा है कमजोरी। मुझे लगता है कि शायद शुरुआत तो कमजोरी होगी। ये नॉर्थ कोरिया का जो भूत है वो बार बार आता है, वहाँ पे डराता है सबको। लेकिन एक सीआई की रिपोर्ट आई थी अभी जो कभी पब्लिश हुई थी, उसने कहा था कि वहाँ का जो तानाशाही है वो भी वॉर नहीं चाहता, लेकिन इसकी धमकाने की आदत है वो पुरानी है। उसके फादर की भी वही थी, वो जा नहीं रही है। तो एक युद्ध होने की जो संभावना बार बार जताई जाती है, मार्केट उससे गिरता है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज के दिन क्योंकि सब इंट्राडे कॉल दे रहे हैं, तो निफ्टी में जो कैश लेवल है जो 9980 का बनता है उससे सेल का ही कॉल है विथ अ टारगेट ऑफ 9925 और स्टॉप लॉस ऑफ 10020। ठीक है, एक बार लेवल नोट कीजिए 9925। ये हो सकता है थोड़ी सी बिकवाली बढ़ जाए, लेकिन 10,020 के ऊपर एक बार अगर निफ्टी आपको चला जाए तो एक बार अपने सौदे को आप काटिएगा भी। अगर आपने शॉर्ट बनाना है या कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो आज जगदीश जी की तरफ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की राय है। 10,020 तक का एक स्टॉप लॉस रख के थोड़ी सी बिकवाली की जा सकती है ऊपरी स्तरों से, लेकिन बाजार 9900 को नहीं तोड़ेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ऐसा तो समझ में आ रहा है। सर आज के ट्रेड कौन से हैं? 2 है, इसके बीच भी 2 बाइंग कॉल दे रहा हूँ आपसे। एक तो है गेल का, काफी अच्छा रनअप हो चुका है, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा शुक्रवार को। इमीडिएट टारगेट ऑफ 460 और 445।
दूसरा बाई कॉल है मेरा यूनाइटेड फॉस्फोरस का यूपीएल जिसे कहते हैं, विद टारगेट ऑफ 815 और स्टॉप लॉस ऑफ 780। ठीक है, यूपीएल पे ध्यान रखिए, 815 का टारगेट है। ठीक ठाक क्लोजिंग मिली थी इसको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ये करीब 1% बढ़कर बंद हुआ था और 780 का एक स्टॉप लॉस है। दूसरा शेयर जगदीश जी की तरफ से दिया गया है, वो भी आप नोट कीजिए, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट भी आप नोट कर सकते हैं। अब कुछ ट्रेडिंग कॉल, जगदीश जी शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। अब कुछ ट्रेडिंग कॉल्स एक बार आप नोट कीजिए अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की। जस्ट डायल मार्केट का फैंसी शेयर है, ये टिपिकली एक्सपायरी पे चलता है लेकिन आजकल बिना एक्सपायरी के भी चल रहा है। 418 का टारगेट, स्टॉप लॉस 397 है, इसमें आप ध्यान रखें। आईडीबीआई कैपिटल की रिकमेंडेशन है। कुछ और ट्रेड आप देखिए आईडीबीआई कैपिटल के जो हमको मिलते हैं उसमें सुंदरम फास्टनर है, 465 का टारगेट है, 442 का एक स्टॉप लॉस रख के इस सौदे को भी आप खड़ा कर सकते हैं। 3-3.5% तक की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है, तो ये कुछ एक ट्रेड है। पेट्रोनेट एलएनजी पे ध्यान रखिए, करीब 250 रुपए प्लस तक का टारगेट है और 239 का एक स्टॉप लॉस है। इन्वेस्टर पॉइंट की कॉल। पेट्रोनेट एलएनजी पे इसलिए भी ध्यान रखना होगा कि गैस प्राइसिंग को लेकर आज बड़ी बड़ी मीटिंग हो सकती है, प्रधानमंत्री के साथ बड़ी कंपनीज के साथ बैठक है जो कि गैस बेस्ड पॉलिसीज करने को तैयार हो रही है, तो पेट्रोनेट एलएनजी एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। आरसीएफ पे ध्यान रखें, अभी एक फर्टिलाइजर कंपनी आपको मिली है यूपीएल, एक दूसरी आरसीएफ, ये भी फर्टिलाइजर की कंपनी है, 100 रुपए है। और अगर गैस बेस्ड होता है ना, अरे इकोनॉमी को लेकर कोई बात होती है, आज प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं बात, तो अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप समझिएगा जो बेनिफिशियरी सेक्टर्स हैं वो चल सकते हैं। आरसीएफ भी इसमें से एक है, इनके ज्यादातर प्लांट गैस बेस्ड है फर्टिलाइजर के। एनएफएल भी लिस्ट में आ गया, एक और फर्टिलाइजर शेयर है। तो आज हमको जो 6-7 शेयर मिले, 3 तो उसमें से फर्टिलाइजर के हैं। आप ये भी समझिए कि 10 में से अगर 4 शेयर भी फर्टिलाइजर के मिल जाए तो 40% ट्रेड आज फर्टिलाइजर की तरफ हो सकता है। तो 70 रुपए का टारगेट आप एनएफएल पे रख सकते हैं। और ये सभी ट्रेड आप देखिए लास्ट के सेशन में क्या चले हैं। एनएफएल तो 8% चला है, ट्रेडिशनल इतना चलता नहीं है। एक कंजम्पशन वाला शेयर भी देखिए, सिंटेक्स, 32 रुपए का टारगेट है, 27 रुपए का स्टॉप लॉस है। इस पे भी एक बार आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से दिया गया कॉल है। एक बार ना मार्केट का आउटलुक भी आप वापस देख लीजिए, क्योंकि मार्केट का आउटलुक इन सबको एक्सपर्ट से बातचीत करने पर उसमें बैंक निफ्टी कुछ जीएसटी से जुड़े हुए पॉइंट्स हमने जोड़े हैं ताकि आप एक बार उसको नोट कर पाएं। आज शुरुआत में तो दबाव रह सकता है, लेकिन उसके बाद शायद बाजार एक पुल बैक के लिए वापस अटेम्प्ट लेके आए। कंडीशन ये है कि 9920 9930 की रेंज नहीं ब्रेक होनी चाहिए। ये जगदीश जी ने अपना टारगेट दिया है, प्रॉफिट बुकिंग का भी टारगेट है, तो वहां पे आके एक बार बाजार रुकेगा तो इसलिए निचले लेवल से बाय या ऊपरी स्तरों से बिकवाली, जो आपको कंफर्ट दिखता हो वो आप कीजिए। 24,400 का रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए पार करने पर ही बड़े आंकड़े मिलेंगे। और जीएसटी से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स हैं एक्सपोर्ट करने वाले, उन सब पे एक बार आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ आउटलुक के अंदर हमने मोटी मोटी बातें रखी हैं, आप इस पर ध्यान रखें। स्पेशली उसमें ज्वेल्स एंड ज्वेलरी, आज कई कंपनीज की मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगी जिनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कितना बड़ा रिलीफ उनके लिए जो सरकार आपको दे रही है, केवाईसी के नॉर्म्स बदल गए। अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स एंड न्यूज देखते हैं। अंचल बता चलें वो सारे शेयर्स जिनमें आज खबरें हैं और उसमें कैसे ट्रेड लेना है। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करेंगे आज, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में कई सारी चीजें हो रही हैं। पहले तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इसका आज से आईपीओ खुलेगा। आज से आईपीओ खुल के 11 अक्टूबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। पहली एनर्जी एक्सचेंज है जो लिस्ट होने जा रही है, तो डेफिनेटली एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज शेयर में देखने को मिलेगा। आईपीओ के पहले प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं। प्राइस बैंड है 1645 रुपए से 1650 रुपए के बीच में तय किया गया है। 9 शेयरों का लॉट साइज है, यानी जब आप बिड करेंगे तो आप 9 शेयरों के लॉट के हिसाब से बिड करेंगे। आईपीओ के जरिए कंपनी की कुल 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाने की योजना है, जिसमें जो ओएफएस है वो उसमें मौजूदा निवेशक करीब 60.65 लाख शेयर बेचेंगे। इस आईपीओ से इसमें फ्रेश इशू नहीं है डिम्पी, तो इसलिए कंपनी के पास कोई रकम नहीं जाएगी, पूरी तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट हो रहे हैं, उनको पैसा मिलेगा। तो इस पे नजर रखिए किस तरह से आज के दिन में शुरुआत होती है आईईएक्स के आईपीओ की। दूसरी ओर एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके आईपीओ का आज दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं पहले दिन अगर देखें तो 30% तक आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। प्राइस बैंड 456 से 459 के बीच में तय किया गया है। क्रिटिकल रहेगा आज के और कल के दिन में किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि इसका प्रीसीडिंग जो आईपीओ था गोदरेज एग्रोवेट का, अगर आप उसके आंकड़ों पर नजर डालें तो शानदार सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखने को मिले हैं। गोदरेज एग्रोवेट का आईपीओ करीब 95.41 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। की हाईलाइट रही एनआईआई हिस्सा, जहां पे 236 टाइम्स सब्सक्रिप्शन जंप होता हुआ दिखा, जबकि क्यूआईबी हिस्से में 150 गुना
से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन आया। रिटेल हिस्सा भी ऑलमोस्ट 7 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने आईपीओ से कुल अगर आप देखिए 1160 करोड़ के करीब की रकम जुटाई है, जिसमें फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी को कुछ रकम मिल रही है और एंकर निवेशकों से करीब 340 करोड़ रकम जुटाई है। तो एग्रोवेट का अच्छा सब्सक्रिप्शन रहा। एमएएस का दूसरा दिन है, क्रिटिकल रहेगा कैसा सब्सक्रिप्शन आता है, और आई एक साथ से शुरू होगा। तो आईपीओ मार्केट काफी गर्म है डिम्पी, वहां आपको नजर रखनी चाहिए। साथ ही नजर रखिएगा आज आरकॉम और टेक महिंद्रा में। एक तरफ आरकॉम के लिए एक और झटका है, तो वहीं टेक महिंद्रा के लिए एक उम्मीद की खबर है। खबर यह है कि टेक महिंद्रा ने एनसीएलटी में आरकॉम और उसकी 2 सब्सिडरीज के अगेंस्ट याचिका दाखिल की है। ये आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी प्ली दाखिल की एनसीएलटी के अंदर। बेसिकली आरकॉम और उसकी जो 2 सब्सिडरीज हैं उनके ऊपर टेक महिंद्रा का करीब 8.2 करोड़ का बकाया है, और इस बकाया को वापस लेने के लिए टेक महिंद्रा ने याचिका दाखिल की है। तो आरकॉम पे प्रेशर बिल्डअप होता हुआ आपको आज भी दिखेगा, लेकिन टेक महिंद्रा के लिए अच्छा दिन रह सकता है। औरोबिंदो फार्मा, यूएसएफडी से दवा को मंजूरी मिली है। मॉक्सोफ्लिक्सिन हाइड्रोक्लोराइड दवा को मंजूरी मिली है, अच्छी खबर है, तेजी रह सकती है। ओबीसी में भी आज पॉजिटिव मूव रह सकता है। बैंक ने नए जो करेक्टिव एक्शन प्लान लागू किए हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं बैंक को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिनके साथ आज कहीं ना कहीं न्यूज है। अंचल, शुक्रिया आपका ये सभी शेयर्स हमको बताने के लिए। अब आगे कुछ एक अहम खबरें आप और देखिए। जीएसटी पर सरकार ने पूरे देश को दिवाली गिफ्ट दिया है। सरकार ने छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए ई वॉलेट लॉन्च कर दिया है। इस ई वॉलेट में सरकार कुछ रिफंड एडवांस में भी देगी ताकि छोटे कारोबारियों को अपना बिजनेस करने में आसानी हो। हालांकि ई वॉलेट की व्यवस्था केवल अंतरिम होगी, यानी कि इंटीरियम है, कुछ समय के लिए होगी, और एक बार जीएसटी सुचारू रूप से भरने और कारोबारियों को इनपुट क्रेडिट टैक्स मिलने के बाद इस व्यवस्था का रिव्यू सरकार करेगी। इसके अलावा जिन एक्सपोर्टर्स का माल रुका हुआ है वो 0.1% जीएसटी देकर अपने पेंडिंग एक्सपोर्ट्स ऑर्डर पूरे कर सकते हैं। तो इस तरह एक्सपोर्टर्स को इस बड़े कदम का फायदा मिलेगा। वहीं सरकार ने कंपोजिशन स्कीम में भी रियायत दे दी है। इससे पहले कंपोजिशन स्कीम का फायदा केवल 75 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाली कंपनीज के लिए मिलता था, जिसकी सीमा बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपया कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए तक की सालाना रिटर्न भरने वाले कारोबारियों के लिए तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था की गई है। हालांकि जिन व्यापारियों का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है उन्हें पहले की ही तरह मासिक रिटर्न भरना होगा। आपको बता दें कि कंपोजिशन स्कीम में 3 तरह के लोग आते हैं। पहले जो ट्रेडिंग करते हैं वह 1% टैक्स देंगे, दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो 2% टैक्स देंगे, और तीसरे जो रेस्टोरेंट बिजनेस करने वाले हैं जो अब 5% टैक्स देंगे। इसके अलावा सरकार ने छोटे कारोबारियों को कंप्लायंस में भी राहत दे दी है। सीधी भाषा में कहें तो व्यापारियों को जीएसटी के नियमों में थोड़ी रियायत मिलेगी। सरकार ने छोटे ट्रेडर्स को मीडियम और छोटे कंप्लायंस के तहत कारोबारियों को राहत दी गई। इसमें पहला फायदा यह होगा कि वह तिमाही रिटर्न भर सकते हैं, और दूसरा फायदा यह होगा कि कम टर्नओवर की सीमा के तहत टैक्स छूट का फायदा वो ले सकते हैं। वहीं त्योहारी सीजन के बीच सरकार ने ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स को भी बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल ने 27 आइटम पर टैक्स भी घटा दिया है। साथ ही छोटे ट्रेडर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमा को बढ़ाया गया, और अब 1.5 करोड़ रुपए तक के कारोबारी हर महीने की जगह सिर्फ 3 महीने में एक बार रिटर्न भर पाएंगे। छोटे टैक्स प्रोवाइडर्स को क्या क्या राहत मिली, आइए जरा देखिए एक पैकेज। आर्थिक सुस्ती से जूझ रही इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने के लिए मोदी सरकार ने जीएसटी पर ट्रेडर्स को राहत देने के साथ ही कंज्यूमर्स को भी बड़ी राहत दी है। छोटे ट्रेडर्स को राहत देने के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों को रिटर्न भरने में भी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने त्योहारी सीजन के बीच कई सामान पर जीएसटी रेट घटा दिया है। इसमें आम पापड़, पैकेज फूड, खाखरा, जरी का काम, हाथ से बना सूट, प्रिंटिंग आइटम्स, जॉब वर्क्स, स्टेशनरी, पंप पार्ट्स, टाइल्स, सरकारी सिंचाई योजनाएं, बच्चों के खाने का सामान, आयुर्वेदिक दवाएं, अनब्रांडेड नमकीन और रबर बैंड जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स को 5% के स्लैब में शामिल किया गया है। कई आइटम्स जिनका टैक्स रेट फिटमेंट कमेटी ने रीविजिट किया था, ऐसे लगभग 27 आइटम्स हैं। स्लाइस्ड ड्राइड मैंगोज 12 से 5% किया गया।
खाखड़ा एंड प्लेन चपाती 12 से 5 किया गया। ये जो ICDS के जो बच्चों के फूड पैकेट्स जाते हैं स्कूल्स में, ये 18% था पुरानी रेजिम में, उसको 5% किया गया। एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए उन्हें तुरंत रिफंड की व्यवस्था कराई जा रही है। एक्सपोर्टर्स को 10 अक्टूबर से जुलाई का और 18 अक्टूबर से अगस्त का रिफंड मिलने लगेगा। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स के लिए 1 अप्रैल 2018 तक ई-वॉलेट लॉन्च किया जाएगा और फिर उन्हें रिफंड ई-वॉलेट में ही मिलेगा। सरकार ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को 31 मार्च तक टाल दिया है। साथ ही रेस्टोरेंट के टैक्सेशन सिस्टम की समीक्षा करने का भी वादा किया है। आलोक वेदर्शी, जी मीडिया। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का भी समय हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद ना आपको सोने की खबर बताएंगे। अब त्योहारी सीजन तो चल ही रहा है और शादियों का सीजन भी आने वाला है, तो अगर आप सोना खरीदने का मन बनाए बैठे हैं तो ये सबसे बेहतर समय हो सकता है या फिर नहीं, एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। त्योहारी सीजन में गोल्ड की चमक बढ़ाने के लिए सरकार ने भी धमाकेदार ऐलान किया है। अब 50,000 रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी खरीद पर सरकार को जानकारी देने की जरूरत ही नहीं है। सरकार ने फैसला किया है कि 50,000 रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी खरीद पर KYC यानी कि नो योर कस्टमर जरूरी नहीं होगा। जी हां, अब तक करीब 50,000 से ज्यादा की ज्वेलरी खरीद पर KYC देना होता था, आपका पैन कार्ड देना होता था। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में ज्वेलरी खरीद को बाहर कर दिया है। अब ज्वेलरी को ग्राहकों की जानकारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को देने की जरूरत भी नहीं होगी। ज्वेलर्स की शिकायत थी कि ज्वेलरी खरीद पर PMLA के तहत लाने वाले उनकी बिक्री पर बुरा असर पड़ता है। ज्वेलर्स का कहना है कि KYC देने पर कस्टमर आनाकानी भी करता है और अब इससे उनको राहत मिलेगी। कुणाल शाह इस बीच मेरे साथ आज के मेहमान जुड़ चुके हैं। वो कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं, स्पेशली गोल्ड पे उनकी अच्छी पकड़ भी है। कुणाल, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। सरकार ने तो बड़ी राहत दी है, 2 लाख तक आपको पैन कार्ड और किसी तरह की कोई जांच परख वाली चीज नहीं देनी होगी। अब इससे गोल्ड के प्राइजेस पर सर डोमेस्टिकली कोई फर्क पड़ेगा? जी हाँ, इसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा एक बाइंग मोमेंटम देखने मिलेगा और गोल्ड के प्राइसेस मौजूदा स्तरों से $10 का उछाल दे सकता है। तो बाइंग इंटेंस फॉर इंट्राडे और गोल्ड इंट्राडे में 100-200 रुपए की अपसाइड और सिल्वर 500-600 रुपए की अपसाइड दिखा सकता है। ठीक है, यानी कि सोना आज चल सकता है। तो ठीक है, सरकार की एक पहल जरूर है। तो अगर आप सोने का मन बना रहे हैं तो क्या इस रेंज में कुणाल, जो निवेशक सोना लेना चाहते हैं वो ले लें क्या? ये निवेशकों के लिए ऑलवेज अ गुड टाइम। बाहर का सोने में मंदी नहीं है, सो मैक्सिमम आपको और कभी कोई भी इंटरेस्ट रेट US में बढ़ा है तो वहाँ पे जो भी आपको कॉल दिखेगा वहाँ पे एवरेज करना चाहिए और ओवरऑल गोल्ड का आउटलुक एक साल के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है कुणाल, शुक्रिया आपका। सिर्फ सोने पे हमको आपसे राय लेनी थी, वो हमको मिली है। एक बार जरा ट्रेडिंग कॉल दिखाइए कुणाल की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें ये बताया गया कि सोने के अंदर अभी भी खरीदारी की जा सकती है, आप इसमें ध्यान रखें। इसके अलावा सोने के अंदर वो कह रहे हैं कि निवेशक एक ट्रेड भी ले सकते हैं, ये क्योंकि बीरिश नहीं है, यहाँ पे चल सकता है। इसके अलावा जो 2 ट्रेड हमको उन्होंने दिए थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें एक सिल्वर और एक कॉपर भी है। सिल्वर 40,100 तक का टारगेट है और 39,350 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। कॉपर का भी ट्रेड दिखा दीजिए दर्शकों को ताकि आज वो ट्रेड करें। ये 5 से 6 रुपए की रेंज में रहने वाली कमोडिटीज है। आप इसमें 443 रुपए का आज टारगेट रखिएगा और 436 का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें सौदा खड़ा कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश भर में करीब 54,000 पेट्रोल पंप डीलर्स 13 अक्टूबर को एक दिन की हड़ताल पर भी रहने वाले हैं। इससे पेट्रोल पंप बुरी तरह से प्रभावित होंगे। ये हड़ताल काफी दिनों से लंबित पड़ी पेट्रोल पंप डीलर्स की मांगों को पूरा करने के लिए की जा रही है। पेट्रोल पंप डीलर्स की मांग है कि 4 नवंबर 2016 को तेल मार्केटिंग कंपनीज के साथ किए गए समझौते को लागू किया जाए। पेट्रोल पंप डीलर्स डायनामिक प्राइस समेत कई मुद्दों पर नाराज हैं और उनकी मांग है कि पेट्रोलियम उत्पादों को भी GST के दायरे में लाया जाए। पहला कदम के तौर पर 54,000 पेट्रोल पंप डीलर्स 13 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की खरीद बंद करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 27 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल भी शुरू कर सकते हैं। तेल कंपनियों से हमारे पेट्रोल पंप डीलर्स की काफ़ी दिनों से कुछ समस्याओं को लेकर
बातचीत चल रही थी, सरकारी तेल कंपनियों को हमने लेटर लिखा कि हमें बताया जाए कि आपने ये जो चीज़ की है कैसे और क्यों, एक्सप्लेन कर दिया जाए हमें। वो 2 महीने वेट करने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई तेल कंपनियों के अधिकारियों का हम पे रिस्पांस नहीं मिला हमारी एसोसिएशन को। हम लोगों ने बातचीत कर अब मजबूरन ये एक निर्णय लिया है कि हम जो 13 तारीख है आने वाली को पूरा नो सेल नो परचेज, मतलब कि पूरे दिन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, 13 अक्टूबर को होने वाली, यानी कि 12 अक्टूबर रात को 12 बजे के बाद से ही ये लागू हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को दुनिया का सबसे सम्मानित नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, ऐसी संभावना है। राजन को यह पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिलने की संभावनाओं पर है। आज इस पुरस्कार का ऐलान स्टॉकहोम में किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो राजन पहले भारतीय होंगे जिन्हें इकोनॉमिक्स में सम्मान मिलेगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक थॉमस रॉयटर्स के पूर्व सहयोगी कैलेरवेट एनालिस्टिक्स ने संभावित नोबेल पुरस्कार के दावेदार के तौर पर लिस्ट तैयार की है, जिसमें राजन का नाम भी शामिल है। चलिए चलते चलते आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी बताते हैं, कैसे आज ट्रेड करना है, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। रजत हमारे साथ जुड़े हैं बताने के लिए। बिल्कुल, पहले तो मीडिया इंडस्ट्री पे यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट है आईडीएफसी की और मैक्वायरी की, और कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। पहले बता दूं हमारे ग्रुप समूह की कंपनी है जिसके माध्यम से चैनल देखा जा रहा है, लेकिन आईडीएफसी सिक्योरिटीज मानता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है ये स्टॉक, और 570 का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं जो मौजूदा लेवल से काफी ऊपर है। अपने सेक्टर की मजबूत कंपनी है। हाल फिलहाल में जो 9X मीडिया का अधिग्रहण किया वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव रिपोर्ट है जी एंटरटेनमेंट पे। एक और रिपोर्ट आई है इसी कंपनी पे, वो है मैक्वायरी की, जिसमें वो समझ रहे हैं कि जो फेयर वैल्यू है जी एंटरटेनमेंट की वो है 615। यहां से काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। पोजिशनली आउट परफॉर्म रेटिंग यहां पर बरकरार रखी गई है। फाइनेंस सेक्टर पे सिटी की रिपोर्ट है M&M फाइनेंस पे। उनका कहना है कि इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। निवेश लक्ष्य जो वो दे रहे हैं वो है 500 रुपए प्रति शेयर का, और फाइनेंस सेक्टर में ये पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है यहां पर आउट परफॉर्म कर सकता है, मार्केट्स को नजर रखी जा सकती है। एक अंडर परफॉर्म करने वाला काउंटर हो सकता है वो है भारतीय एयरटेल, क्योंकि क्रेडिट सूज मानता है कि यहां पर इस स्टॉक पे हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग संभव है। 320 की फेयर वैल्यू, जिस तरीके की चुनौती ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर पे है, भारतीय एयरटेल डेफिनेटली प्रभावित होगा। 320 तक का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं एज अ फेयर वैल्यू ऑन भारतीय एयरटेल। ठीक है, तो कुछ एक पर्टिकुलर रिपोर्ट्स हैं जिस पे आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। रजत, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स पे क्या किया जा सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद 20 शेयर आपको मुनाफा पहुंचाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आज एसएक्स निफ्टी की गिरावट में इन 20 शेयर को समझिए और लीजिए ट्रेड। नमस्कार।